one more another video in which we are going to discuss about the unit 2 of the international business. तो व्हाट बेसिकली द इंटरनेशनल बिजनेस में हम देखेंगे यूनिट 1 में तो हमने उसके चैलेंजेस, उसके क्या एडवांटेजेस, ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वेरियस थिंग्स के बारे में हमने देखा था। अब हम यहाँ पढ़ते हैं ग्लोबल ट्रेड। मेजर चैलेंज जो होता है आपका ग्लोबल ट्रेड होता है। तो global trade and investment are broadly globalization is a common market condition for all the country world now. However, it is not free for the challenges. But to be specific, there are some of the major challenges for the global trade. भैया ग्लोबल ट्रेड के लिए क्या होता है, बहुत सारे मेजर चैलेंजेस होते हैं जो वो क्या करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है, और इसको हम देखेंगे। फिर आता है आपका इकोनॉमिक वॉरफेयर। इकोनॉमिक वॉरफेयर के एक सबसे बड़ा चैलेंज है आपके ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो मेजर ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस के बारे में हम देख रहे हैं, उसमें हमारा आता है इकोनॉमिक वॉरफेयर। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा हमारे क्या है, चैलेंज है। तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक वॉरफेयर में क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिक वॉर होती है, लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज होते हैं, पोलराइजेशन होता है। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट और मेजर इकोनॉमिक पावर एंड सीजिंग द इन्फ्लुएंस। जैसे डॉलर की जो करेंसी है उसकी पावर बढ़ गई है, तो जो एक फॉरेन एक्सचेंज है उसमें जो डॉलर में होता है, तो डॉलर का जो डोमिनेंस ओवर द फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता दें कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ टफ चैलेंज अगेंस्ट द कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज़। ठीक है, द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मनी, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज में क्या हो सकते हैं, स्लो डाउन हो सकते हैं। व्हेन कम्स टू जियोपॉलिटिसाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज अमेरिकन ग्लोबलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ द अमेरिकनाइजेशन। द यूनाइटेड स्टेट इज स्टिल डोमिनेटिंग द इकोनॉमी। मैंने कहा आपको जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो आपके स्टिल क्या डोमिनेटिंग है, ये क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे जो एक्सचेंज होते हैं वो क्या होता है, डॉलर्स में होते हैं। ड्यू टू विच क्या होता है, जो यूएस है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है, उनके जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ द अमेरिकनाइजेशन। द यूनाइटेड स्टेट इज अ स्टिल बिग डोमिनेटेड इकोनॉमी एंड अ hallmark to the international financial system. However, the information age is promoting the democratization of the information, and it is paving the way of depending more information and autocrats. We know that there is a more of the public opinion, and the development of the developing countries may take them the less time than America. मतलब developing country के लिए ये difficult होता है। अब आता है आपका state capitalization is the third point. स्टेट कैपिटल क्या होता है, जो यूनाइटेड स्टेट इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन पे, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है United Nations was a strong nation in the last quarter, but now the stage of capitalization in a modern form is gripping many nations. This creating a new segment in the market and destroying the informative extracted from the globalization. But now there is nothing predominantly American about the globalization. It's a lack of leadership है, लीडरशिप लैग हो जा रही है, क्योंकि जब डोमिनेंसी अमेरिका का हो जा रहा है तो लीडरशिप तो लैग करेगी। लीडरशिप की क्वालिटी जो है क्या बोल पा रही है, वहाँ पे लैग हो पा रही है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हर कोई पावर चाहता है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद रशिया, टर्की, इंडिया एंड सब अदर इमर्जिंग नेशंस जो होते हैं वो डिसबैलेंस है, किसी को भी इक्वल पावर नहीं दी गई है। वीकर अंडरडॉग्स क्या होता है, वो कंट्री जो बैकयार्ड में है। बैकयार्ड मतलब अभी तक वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं करी जा रही है, उसको बोलते हैं अंडरडॉग। प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सप्लाईज जो होती है कुछ प्रीशियस आइटम के, उसकी नॉर्मली जो होती है वो कहते हैं फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, चैलेंज है, जिसके थ्रू ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट होती है। आज जो जहाँ पे टमाटर 10 रुपये का मिल रहा है वो वहाँ जाकर $10 का मिल रहा है, और $10 की कीमत इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 10 रुपये। Then comes your foreign investment. Foreign investment is the investment made by the company or the individual of a one country interest in another country. And other for increasing, establishing the business operation and acquiring the business assets in other country, such as ownership, controlling interest in a foreign country. Types कौन से foreign investment के, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टाइप्स होता है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वर्टिकल क्या होता है, इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल एफडीआई द कंपनी डज द सेम ऑल द एक्टिविटी अब्रॉड द यूएस। एग्जाम्पल टोयोटा असेंबल्स द मोटर कार इन जापान एंड यूएसए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल रहेगा।
देन कम्स योर वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, इन अ वर्टिकल असाइनमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़ आर बीइंग कैरीड आउट इन अब्रॉड। इन केस ऑफ द फॉरवर्ड वर्टिकल लाइन द एफडीआई ब्रिंग्स कंपनी नियर टू द मार्केट। इन केस ऑफ द बैकयार्ड वर्टिकल लाइन क्या होता है, द इंटरनेशनल कंपनी गोज बैक टुवर्ड्स द रॉ मटेरियल for getting, for example, Toyota is getting the majority of the stake and type of the manufacture or the rubber plantation. जब मतलब का कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड टू एक्वायर द अनरिलेटेड बिजनेस अब्रॉड। उसका हम लोग बोलते हैं आपका कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग फॉर्म ऑफ द फॉरदर इन्वेस्टमेंट एज इट एक्वायर द अपकमिंग टू बैरियर्स साइमल्टेनियसली, वन एंटरिंग इनटू द फॉरेन एक्सचेंज कंट्री एंड अदर इज वर्किंग इनटू द न्यू इंडस्ट्री। ये होता है आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये आप कंफ्यूज होता है, ये अलग होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका अलग होता है। ये अगर आप कंपनी और इंडिविजुअल है जो एक कंट्री में नहीं, मतलब अनदर कंट्री में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करती है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट फंड और अ गैदरिंग ऑफ इन्वेस्टर्स सच एज रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंट्री, नॉट इन अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट बट द इंस्टीट्यूशन मोस्टली इन्वॉल्व। मतलब जैसे क्या होता है आपके म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, इंश्योरेंस बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, कंपनी तो होती है आपकी इंडिया की यानी कि होम कंट्री, बट इसमें जो फॉरेन जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड गेट द बेनिफिट ऑफ इट। क्योंकि आप जैसा आप एग्जांपल ले लो, इंश्योरेंस कंपनी है, जैसा कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या इंडिया में थोड़ी ना, म्यूचुअल फंड जब और भी कंट्रीज़ में होंगी तो वहाँ के लोग भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो यही बेसिकली इसका एग्जाम्पल रहता है। अब आता है अपनी क्लासिकल थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। क्लासिकल थ्योरी एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। एडम स्मिथ एंड डेविड रिचार्डो गेव द क्लासिकल थ्योरी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी गिवन बाय them, when a country enter into the forward trade, its benefit from the specialization and the effective resource allocation. Forward trade also help in bringing the new technology and skills पे बहुत बड़ा मदद करता है हमारा क्या फॉरवर्ड ट्रेड। ठीक है, assumptions कौन कौन से लेने हैं, there are near two countries and producing the goods and services, size of an economy is equal between two countries, there is a perfect mobility factor and a production of a country, transportation cost को हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। बिफोर स्पेशलाइजेशन द कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइड होते हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। ये आप कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं जब हम इन थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। द क्लासिकल थ्योरी को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस, थ्योरी ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेजेस। तो पहली थ्योरी क्लासिकल थ्योरी को तीन भाग में बांटा हुआ है, फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं। एंड कमा थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म इज अ टर्म, क्या होता है, एक टर्म होता है, वॉज अ पॉपुलरली नोन किसके बारे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन में इसके बारे में जिक्र किया था और इसके बारे में बताया था। और थियरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या होता है कि ये होल्ड करता है दैट द कंट्री शुड इंकरेज द एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज द इम्पोर्ट। यानी कंट्री को जितना ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट करने में फोकस करना चाहिए, सामान को बाहर भेजने में फोकस करना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू कि सामान को वो बार बार बाहर से इम्पोर्ट करता है कि उसकी जो फॉरेन करेंसी है वो इंक्रीज हो सके, फॉरेन एक्सचेंज है उसके पास जो वो बढ़ सके। ठीक है, तो ये था थ्योरी ऑफ द मर्केंटाइलिज्म। यह आपकी थ्योरी थी जो दी गई थी भाई एडम स्मिथ। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, कंट्री ए है, तो कंट्री ए के पास टी है 10 एंड कंट्री बी के पास है 25 एंड कंट्री कॉफ़ी जो है वो 20 एंड 5। तो ये क्या शो करता है, द रिसोर्सेज आर बीइंग प्रोड्यूस इन टन टी विदाउट ट्रेडिंग, बिना ट्रेडिंग के ये इतने रिड्यूसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे भी दिखाया द रिसोर्सेज जो प्रोड्यूस हुए हैं ट्रेड के साथ। तो चार के देखिए क्वांटिटी में कितना बड़ा डिक्रीज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्रेड भी करी तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पे उनको ज़्यादा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है जैसे आपका यूएन, यूनाइटेड नेशन में जो आगे कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर उनको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, और हम उनको टैक्स उसके ज़्यादा। आफ्टर ट्रेड देखिए तो रिसोर्सेज उनके पास बच जा रहे हैं, जो वेस्ट हो जा रहे हैं वो उनके वहाँ पे कब बचेगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा वहाँ पे। ठीक है, देन कम्स योर बॉर्डर थ्योरी। बॉर्डर थ्योरी दी गई थी हेक्सफेयर एंड ऑहले मॉडल दी गई थी। हेक्सफेयर ऑर्डर बॉर्डर थ्योरी डील्स विद टू कंट्री ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ईच अदर in reference with their difference of resources. This model tells us that the comparative advantages is actually influenced by the relative influence of the production factor. That is, in comparative advantages, it is dependent on the interaction between the resources of the countries have. Moreover, this model also shows the comparative advantages also depend upon the
Production theory. Production technology is the process by which the various production factors are being utilized during the production cycle. Hexware order theory tells us that a trade offers the opportunity to each country and specialize. A country will export the product which is most suitable to produce is exchange of the product which is less suitable to produce both both the countries involved with the exchange. The difference and the fluctuation in a relative prices of the goods have a strong effect on the relative income gain and from different resources and international trade also affect them. ग्लोबल कॉम्पिटिटिव को पता है ग्लोबल लेवल पे कितना कंपटीशन है। अब आप देखिए कि क्या क्या उसका फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो भी अफेक्ट करता है। हाई टोटल प्रोडक्टिविटी, हाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी में किसी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है किसी की प्रोडक्टिविटी कम है तो वो भी अफेक्ट करता है। लाइक आर्म्स में यूएस की प्रोडक्टिविटी, यूरोप की जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो प्रोडक्टिव कैंपेन ठीक है जी, आपके हो गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी जो यूएस में है वहाँ पे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाता है क्योंकि उनके पास फंड ज़्यादा है। ठीक है, as compared to developing countries, improving the capacity of SME. Then comes the regional trading blocks. Regional trading blocks क्या होता है? Regional trading block is a cooperative union of the group of the countries within the specific geographical boundary. RTB protects its member nation within a region from the import on the non-members trading block and some other special type of the economic integration. फोर टाइप ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं? देखो फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है? फ्री ट्रेड होता है बिटवीन द पार्टिसिपेंट कंट्री जो अग्री करते हैं कि हम अपने सारे बैरियर्स को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज वो फ्रीली मूव हो सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। देन कम द प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द फुल फ्लेज RTB एग्जिस्ट व्हेन अ कंट्री ऑफ द पर्टिकुलर जोग्राफिकल जो रीजन है वो क्या करते हैं, अग्री कर लेती है कि हम क्या करें, एलिमिनेट कर पाएंगे तारीफ ऑफ सिलेक्टेड कुछ सिलेक्टेड गुड्स का हम तारीफ डिक्रीज कर देंगे ताकि क्या हो, आपके गुड्स वो जो सेलेक्टेड गुड्स है वो फ्रीली मूव कर पाए डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे कि ये जो होता है ना, ये बेसिकली इमरजेंसी का टाइम होता है, एज कम जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तब के टाइम पे हुआ था कि ताकि गुड्स फ्रीली मूव हो सके बिना किसी मोटिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। Then comes your custom union. Custom union क्या करती है? Have no tariff barrier between the members. Plus they have agreed to the common unified external tariff against a non-members. Effectively, the members are not allowed to negotiate a single blocks with a third party, including the other trading blocks or with WTO. देखिए कस्टम यूनियन क्या होता है जी? नो टैरिफ बैरियर बिटवीन द मेंबर्स होता है। ये क्या करती है? अग्री करती है एक एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट द नॉन मेंबर, यानी कि ये एक्सटर्नल टैरिफ लेती है, इसका कोई पर्सनल टैरिफ नहीं होता। ठीक है, पर्सनल टैरिफ नहीं होता। द मेंबर्स को अलाउ करती है कि मतलब कस्टम्स यूनियन क्या करती है, दो कंट्रीज के मेंबर्स को अलाउ करती है कि आप साथ में बैठे एक टेबल पे और नेगोशिएट करें। Then comes your common market. Common market is an exclusive economic integration. The members of the country have trade freely in all type of the economic resources, not just for a tangible good, but also for the barrier to a trade in goods, services, capital, labor are being removed in common market. In addition of a tariff barrier also diminished and removed from the common task. रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड एडवांटेजेस। इसके कुछ एडवांटेज देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक स्केल भी बड़ा हो जाता है, लार्जर कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, वो अच्छी बात है ना, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मार्केट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अब वो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वे लॉस ऑफ सर्विटी, कंसेशन, रियलिज्म एंड द इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस जो होता है वो इनसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड इसके अब मैं यहाँ पे बताया स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन का ग्लोबल लेवल पे अब दिखाया गया हुआ है। Global portfolio management. Global portfolio management is also known as the international portfolio management or the foreign portfolio management. Refers to grouping the investment asset from the international or the foreign market rather than the domestic ones. The asset grouping in the GPM mainly focus on the security. The most common example for the global portfolio management क्या क्या होगा? देखो शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी हो गया, आपके एक्वायरिंग एसेट इन अ फॉरेन फॉर्म हो गया, बाइंग द प्रोडक्ट दैट आर बीइंग यूज इन द फॉरेन गवर्नमेंट। फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे, उसके ऊपर टैक्स रेट करेगा, टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो फिर ग्लोबल रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब कि जो ट्रेड होगा वो कम हो जाएगा।
फिर वहाँ पर इंटरेस्ट रेट होता है, एक्सचेंज रेट होता है, ये कोई 3 चीज़ें होती हैं। मॉडर्न ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या करता है आपका, द फॉरेन एक्सचेंज और द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कैन बी ब्रॉट एंड डायरेक्टली इनटू अ पर्टिकुलर कंट्री exchange. The two concepts are important here is about categorizing the portfolio equity and portfolio bond. These are being supposed to be the best model of the modes of GPM. A brief explanation has been provided under the portfolio equity or portfolio bond. Portfolio equity क्या होता है, इंक्लूड करता है नेट एसेट्स को, इक्विटी फ्रॉम दी सिक्योरिटी अदर देन दोज विच आर रिकॉर्डेड इन अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एंड पोर्टफोलियो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड्स आर नॉर्मली द मीडियम ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या होते हैं, मीडियम होता है बॉन्ड्स को. Global mutual funds भी होता है. Global mutual funds can be perfect in mode if the investor want to buy and share an internationally diversified mutual funds. ठीक है. ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे इसके, ड्रॉबैक्स होंगे अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट होता है, फिक्शनल इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट मैनिपुलेशन हो जाते हैं, भाई पैसे की वजह को मैनिपुलेट कर देते हैं, अनइक्वल एक्सेस ऑफ द ट्रेड इंफॉर्मेशन. मोड्स ऑफ एंट्री क्या होंगे, मोड्स ऑफ एंट्री यानी कि केस के मोड, साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक नेचर ऑफ कंपटीशन को आप एनालाइज कर सकते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर को आप समझ सकते हो कि क्या परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की. ठीक है, ताकि वो ईजिली क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूमर के परचेजिंग पावर को, उसका मतलब कंज्यूमर को तह तक आप क्या कर पाओगे, उसको समझ पाओगे ताकि वो आपके हेल्प कर सकेगा इट गेटिंग इट बॉल. ओके, नेक्स्ट कम्स योर अनदर टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इज तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है इम्पोर्ट लाइसेंसिंग. इम्पोर्ट licensing क्या होता है, by this method even the distribution of the quotas and different suppliers were ensured about the disruption of the market. Effect of quotas क्या होगा, reduce the quantity of import, help in maintaining a fair prices of the commodity, it drives the domestic price in the world of the prices. सब्सिडी, देखो सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी इज अ फॉर द गवर्नमेंट पेमेंट टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर. सब्सिडी take a form of the including the cash grant, low interest rate, tax break, government equity, participating in domestic work. By lowering the cost, subsidy help in the domestic producer तो टू वेज. देखो सब्सिडी का क्या होता है, काम क्या होता है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की हेल्प करना होता है, ताकि क्या कर पाएगी, जो कॉस्ट है उसको कम कर देगी, ताकि जो बाहर से जो सस्ते दाम पे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको थोड़ा महंगा भी है, ताकि लोग उसको ना प्रेफर करें, डोमेस्टिक ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करें. यानी कि हमारी खुद की जो कंट्री है उसकी जो स्टार्टअप्स है उसको प्रमोट करने के लिए ही ये किया जाता है, सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है. ठीक है. अब आर्गूमेंट है भैया, सब्सिडी के ऊपर आर्गूमेंट भी है कि फॉर्म वाले बोलते हैं कि आप सब्सिडी हटाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, फ्रीली अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे. बट और लोग क्या कहते हैं कि अगर सब्सिडी रहेगा तो क्या होगा, डोमेस्टिक ट्रेड जो हमारे जो खुद की जो सेल्फ स्टार्टअप्स है वो प्रमोट होंगे, और उनको हम स्पेशल SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देंगे जहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ईजिली कर पाएंगे, जो उनको हेल्प करेगा ताकि वो अपने फ्यूचर डेवलपमेंट में मदद कर सके. और जैसे हमारा इंडिया का भी मोटो है कि अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है. अब इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है और एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपोर्ट जो प्रमोशन करते हैं उनका भी है. तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है कि देखो हमने देखा है कि ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट भी यूज़ करती है. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दो टाइप के आर्गूमेंट होते हैं गवर्नमेंट की वजह से, एक पॉलिटिकल एक इकोनॉमिकल होता है. तो पॉलिटिकल में क्या होता है, इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स विद इन नेशन नॉर्मली. इकोनॉमिक में क्या होता है, बेस्ड ऑन बूस्टिंग द ओवरऑल वेल्थ ऑफ द नेशन. ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन को प्रमोट करना. पॉलिटिकल आर्गूमेंट क्या होता है, देखो कुछ पॉलिटिकल एग्जाम्पल दे रखे हैं. प्रोटेक्शन फॉर द सर्टेन ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री इन इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन सोसाइटी. पॉलिटिकल इंटरवेंशन आर नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन अ केयरफुल रीजनिंग and voluntarily export and restraint as we apply to the protection of a country and prevention of the industries or the government intervention. ये भी कुछ एग्जांपल रहता है आपके पॉलिटिकल वाले के. तो आपका चलो ठीक होता है सब. आप थैंक यू फॉर वॉचिंग बिना किसी जरिए एंड जो मैनेजमेंट सीरीज़ है जो आपके इंटरनेशनल बिजनेस की वो बहुत जल्द एंड होने वाली है.